उसी समय 10 साल पहले मर चुकी मेरी पत्नी अचानक अपने प्रेमी को गले लगाकर एक लग्जरी कार में मेरे पास से गुजरी। वह हंसते हुए मेरे ऊपर 100 युआन फेंक कर बोली, तुम्हारी मेहनत का धन्यवाद। मैं ये सदमा सह नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। जब दोबारा आंख खुली तो मैं उस दिन लौट आया था जिस दिन मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया था। मैंने सामने सफ़ेद कपड़े से ढकी अपनी पत्नी को देखा और मन ही मन ठंडा सा हंसा। अगर हमारी मुलाकात ही नहीं होनी थी तो इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मेरी पत्नी की सहेली वांग मैन्यून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। मैं होश में आया और उसे देखने लगा। पिछली जिंदगी में यही पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे लगभग पूरा यकीन था कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियू रियन के नकली मौत वाले ड्रामे से चूक जाऊं। मैंने पानी का गिलास नीचे रखा और वांग मैनिन की रोकने की कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे लियू रुयन के बिस्तर तक पहुंच गया। मैंने चादर हटाई। लियू रुयन का चेहरा गुलाबी था, सांसें भी सामान्य लग रही थीं। पिछली जिंदगी में मैं इतना दुखी, इतना मूर्ख था कि यह सब समझ ही नहीं पाया। मैंने हाथ उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। लगता था कि वह डर रही थी कि कहीं उसका नाटक पकड़ा ना जाए। वांग मैन्यून चीख पड़ी। उसे लगा मैं समझ गया हूं कि लियू रुयन मरने का नाटक कर रही है। जीजा जी, आप गुस्से में हैं तो भी ऐसा मत कीजिए। मैंने लियू रोयन को जोर जोर से झकझोरना शुरू कर दिया। वांग मैन्यून लगभग घबरा चुकी थी। मैं रोने का नाटक करते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था रात रात भर मत जागा कर। मैंने कहा था अपना चेकअप करवाओ। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं क्या करूंगा? वांग मैन्यून एकदम स्तब्ध रह गई। मैंने उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। सीधे मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो, मैं अंगदान करना चाहता हूँ। अभी अभी मौत हुई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। वांग मैनियन मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन अपनी पहचान की वजह से खुलकर कुछ नहीं कह सकी। उसने जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनटों में अंगदान संस्था के लोग आ गए। मैंने दर्द भरा चेहरा बनाकर कहा, मेरी पत्नी हमेशा बहुत दयालु थी। अब जब वह अचानक चली गई है तो मैं चाहता हूं कि उसकी ज़िंदगी किसी और के काम आए। उम्मीद है उसके अन्न कई लोगों की जान बचा पाएंगे। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं। उन परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद। बताइए, कौन कौन से अंगदान करने हैं? मैंने गहरी सांस ली। मेरी पत्नी हार्ट अटैक से गई है, मुझे नहीं पता कौन से अंग इस्तेमाल हो सकते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, जो काम के हों निकाल लीजिए। और अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक ना हो तो उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दान कर दीजिए। नहीं, वांग मैन्यून घबरा गई। जीजा जी, दीदी कभी अंगदान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने खुद मुझसे कहा था, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं शांत स्वर में बोला, मैन्यून मैं उसका पति हूँ, ये फैसला मैं कर सकता हूँ। तुम सिर्फ उसके दोस्त हो और हर मिनट की देरी से अंग खराब हो सकते हैं। तुम खुद डॉक्टर हो, क्या तुम जान नहीं बचाना चाहती? अंगदान संस्था का कर्मचारी भी बोला, डॉक्टर वांग कृपया रास्ता दीजिए। वांग मैन्यून बेचैन होकर इधर उधर कूदने लगी। मैंने अभी आंटी को फ़ोन किया है, कम से कम उन्हें अपनी बेटी का आखिरी चेहरा तो देखने दीजिए। कुछ देर बाद लियू रेन की माँ दू श्याओमिन भागती हुई आई। लग रहा था वो सीधे ब्यूटी पार्लर से आई है। सिर पर लगे हेयर रोलर्स भी नहीं निकाले थे। जब उसने बिस्तर पर लेटी अपनी बेटी को देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम जैसे मनहूस आदमी से शादी करके मेरी बेटी की किस्मत ही फूट गई। अब मेरी बेटी मर गई और तुम उसका पेट चीरना चाहते हो। वह गुस्से से चीखती रही। अंगदान वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वांग मैनियन ने राहत की सांस ली और फिर सफेद कपड़ा वापस लियो रेन पर डाल दिया। दू श्याओमिन सोफे पर बैठकर मुझे गालियां देने लगी। पैसों का भूखा आदमी। बीवी मर गई और तुम्हें जरा दुख नहीं? न अंतिम संस्कार की जल्दी, न शांति की। तुम मेरी बेटी को काट पीट कर मेडिकल मॉडल बनाना चाहते हो। मैंने चेहरा पकड़कर भारी सांस ली। माँ, मुझसे गलती हो गई, सोचना भी मत। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मैं खुद अपनी बेटी को श्मशान ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया। फिर धीरे से वही पानी का गिलास उठाया जो वांग मैनियन मेरे लिए लाई थी और दू श्याओमिन को पकड़ा दिया। वह बिना शक किए एक ही सांस में पानी पी गई। वांग मैन्यून उसे रोकना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। 2 मिनट बाद ही दू श्याओमिन गहरी नींद में बेहोश होकर गिर पड़ी। वांग मैन्यून के माथे पर फिर पसीना आ गया। वह हकलाकर बोली, जीजा जी आप फिर से अंगदान तो नहीं करवाने वाले? मैं मुस्कुराया और दू श्याओमिन को आराम से सोफे पर लिटा दिया। कैसी बातें कर रही हो? माँ ने मना कर दिया तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? वांग मैन्यून ने राहत की सांस ली। आंटी अचानक बेहोश हो गई हैं, शायद उनकी तबीयत खराब है। आप उन्हें इमरजेंसी में ले जाइए। मैं खुद दीदी के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दूंगी। मैं हल्का सा हंसा। उल्टा नहीं हो गया? तुम डॉक्टर हो, तुम्हें मरीज का ध्यान रखना चाहिए। और मैं उसका पति हूं, अंतिम संस्कार मैं करूंगा। ठीक कह रहा हूं ना? ये कहकर मैंने सीधे श्मशान को फ़ोन कर दिया और उन्हें तुरंत आने के लिए कहा। वांग मैन्यून अब तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन हो चुकी थी। वह हर बार दू श्याओमिन को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे जितना भी हिलाती दू श्याओमिन बिल्कुल मरी हुई देह की तरह पड़ी रही। आखिरकार श्मशान के लोग आए और लियू रुयन को स्ट्रेचर पर लेकर जाने लगे। वांग मैन्यून अब और सहन नहीं कर पाई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज़ तक बैठ चुकी थी। जीजा जी, अभी अभी मुझे लगा जैसे दीदी हिली थी।
मुझे लगता है उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। मैंने सीधे मौत का सर्टिफिकेट उसके सामने लहराया। मैन्यून बोलने से पहले सोच लो, अगर लियो रुएन अभी सच में जिंदा निकल आए तो तुम्हारे अस्पताल पर क्या गुजरेगी और तुम पर क्या आरोप लगेंगे। मैं ठंडी मुस्कान के साथ आगे बोला, इसे हत्या कहते हैं, लापरवाही से इंसान की जान लेना। अस्पताल बचेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम जरूर जेल जाओगी। अब सोच लो, क्या तुमने सच में उसे हिलते देखा था। वॉन मैनियन पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैंने ठंडी हंसी के साथ उसका हाथ छटक दिया और श्मशान की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। वांग मैनियन घबराकर तुरंत फोन मिलाने लगी। मैं स्ट्रेचर पर लेटी लियो रुयेन को देखकर हंस पड़ा, लेकिन तभी मैंने देखा उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। लगता था कि उसे एहसास हो गया है कि अब सच में उसे जला दिया जाएगा। एनेस्थीसिया का असर भी उतरने लगा था। वह धीरे धीरे होश में आ रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया ज़रा तेज़ चलाइए, मेरी सास मेरी पत्नी की लाश छीनना चाहती हैं। वह अंगदान करवाना चाहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी पत्नी जैसे पूरी आई थी वैसे ही पूरी जाए। ड्राइवर ने हामी भरी और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। पिछली जिंदगी में जब मैंने 10 साल बाद लियो रुयन को सड़क पर देखा था, वक्त बीतने के बावजूद उसके चेहरे पर उम्र का कोई असर नहीं था। मैं उसे पहचानते ही उसके पास भागा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या सच में वह वही है। मैं उसे अपने 10 साल के दर्द और तड़प के बारे में बताना चाहता था। लियो रुयन ने मुझे ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, अरे तुम हो, सिर्फ 10 साल में ही तुम मेरे दादाजी से भी बूढ़े लगने लगे हो। उस वक्त मेरी कमर झुकी हुई थी, आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैं सच में 50 साल का नहीं, उससे भी ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम मरी नहीं थी। वह हंस पड़ी। तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया था। हालांकि उसने बाकी बात पूरी नहीं कही, लेकिन मैं सब समझ चुका था। अगर वह सीधे तलाक लेती तो मुझे उसकी आधी संपत्ति मिलती। साथ ही उसे बेवफा और धोखेबाज कहलाना पड़ता, लेकिन नकली मौत सब कुछ बदल देती थी। वह सारे कर्ज मेरे सिर छोड़ सकती थी, अपनी संपत्ति छुपाकर किसी और नाम से जी सकती थी, और खुलेआम अपने प्रेमी जिबोदा के साथ रह सकती थी। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन लियो रुयन मज़े से बोलती रही। असल में अस्पताल में जब तुम रो रहे थे मैं सब सुन सकती थी। आज तक नहीं भूल पाई कि तुम कैसे हंस की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। बहुत मज़ेदार था, हाँ हाँ। उसकी हंसी मेरे कान में गूंजती रही और उसी अपमान के बीच मेरा दिल रुक गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा। जी बोदा घबरा कर बोला, डार्लिंग ये कहीं ड्रामा करके पैसे तो नहीं ऐंठना चाहता। चलो यहाँ से। लियो रुयन ने भी मुझे घृणा से देखा और बिना पीछे मुड़े कार लेकर चली गई। मेरी आखिरी याद वही थी, दूर जाती हुई कार और फिर अंधेरा। अब इस जन्म में मैं उसी जवान और खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। मैं झुककर उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने वो सारी बातें कह दी जो पिछली जिंदगी में कभी नहीं कह पाया था। मुझे पता है तुम मरी नहीं हो, तुम पहले से ही धोखा दे रही थी। तुमने ये पूरा नाटक इसलिए रचा ताकि अपने प्रेमी के साथ भाग सको और सारे कर्ज मेरे सिर छोड़ दो। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। इस बार मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी श्मशान पहुंचा दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हो रहा हो, क्योंकि जिंदा जलकर मरने का अनुभव शायद दुनिया में पहली बार तुम्हें ही मिलेगा। लियू रेन की उंगलियां कांपने लगीं। वह हिल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, अभी से मत रो। असली रोना तो तब शुरू होगा जब तुम्हें भट्टी के अंदर डाला जाएगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था। कभी वांग मैनियन कॉल कर रही थी, कभी दू श्याओमिन। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ऐसा बेचारा पति था जिसकी पत्नी मर चुकी थी। ऐसे में फ़ोन न उठाना बिल्कुल स्वाभाविक था, है ना। ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। जहां आमतौर पर श्मशान पहुंचने में आधा घंटा लगता था, वहां हम सिर्फ 20 मिनट में पहुंच गए। लेकिन आज वहां काफ़ी भीड़ थी। कम से कम 1 घंटे बाद ही लियो रुयन की बारी आती। मैंने भवें सिकोड़ते हुए वहां के इंचार्ज को ढूंढा। फिर अगले ही पल मेरा चेहरा बदल गया, आंखें लाल, आवाज़ कांपती हुई। मेरी पत्नी अचानक हार्ट अटैक से गुजर गई, और ये खबर सुनते ही मेरी सास भी अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता। इंचार्ज शायद पहली बार किसी ऐसे आदमी से मिल रहा था जो श्मशान में भी लाइन तोड़ना चाहता था। वह असहज होकर बोला, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बात खत्म करते करते उसने उंगलियां रगड़ी। इशारा साफ था, उसे पैसे चाहिए थे। मैं तुरंत समझ गया। मैंने मोबाइल निकाला और सीधे उसके अकाउंट में 2000 युआन ट्रांसफ़र कर दिए। भाई मेरी मदद कर दीजिए। मैं अनाथ हूँ। मेरी पत्नी और सास ही मेरा परिवार थी। मैं उन्हें खो नहीं सकता। मेरी सच्चाई से वह आदमी पिघल गया। कुछ ही देर में लियो रुयन की बॉडी को बाकी सबसे पहले अंदर भेज दिया गया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसे सीधे भट्टी के सामने लाकर रख दिया गया। स्टाफ बस बटन दबाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मैं उसे हत्यारा नहीं बनाना चाहता था, और बदला मैं अपने हाथ से लेना चाहता था। मेरे जोर देने पर उसने पीछे हटकर मुझे खुद बटन दबाने दिया। लेकिन ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर से दू श्याओमिन और वांग मैन्युन की चीखें सुनाई दी। रुको, मेरी बेटी को बाहर निकालो।
जीजा जी प्लीज रुको, आंटी को दिल से कुछ कहना है। दूर हटो, मैं अपनी बेटी को जलाने नहीं दूंगी। यहाँ तक आ जाने के बाद भी ये लोग अभी तक अपना नकली मौत वाला खेल जारी रखना चाहते थे। मैं घुटनों के बल गिर गया और दर्द भरी आवाज में बोला, मारुयेन अब जा चुकी है, उसे शांति से विदा होने दीजिए। मैं उसका पति हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हम तीनों का झगड़ा देखकर आसपास भीड़ जमा हो गई। श्मशान के कर्मचारी भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से एक झुंझला कर बोला, ये कोई ड्रामा करने की जगह नहीं है, श्मशान में तमाशा मत लगाइए। इतना कहकर उसने फिर से बटन दबाने की कोशिश की। वांग मैन्यून और दू शियाओमिन पागलों की तरह उसकी तरफ झपटी। दोनों के चेहरे डर और घबराहट से भयानक हो चुके थे। कर्मचारी घबरा गया और एकदम साइड में हट गया, लेकिन दोनों औरतें अपनी रफ्तार रोक नहीं पाईं और सीधे बटन पर जा गिरी। धड़ाम। अगले ही सेकंड भट्टी के अंदर आग की भयानक लपटें उठीं। लियू रुएन पूरी तरह आग में समा चुकी थी। दोनों औरतों की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठीं। सबकी नजरें वांग मैन्यून और दू शियाओमिन पर थीं, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ भट्टी के अंदर थी। एनेस्थीसिया का असर अब पूरी तरह उतर चुका था। मुझे साफ दिखाई दिया, लियू रुएन मुंह खोलकर चीख रही थी, अपने हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर इतना शोर था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट बाद लोगों ने फिर भट्टी की तरफ देखा। श्मशान के कर्मचारी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। पहली बार देखा है कि किसी का हाथ इतना ऊपर उठ रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई जिंदा हो। अच्छा हुआ दिन का वक्त है, वरना मैं तो सच में डर जाता। मैंने नकली आंसू पोंछे, बनावटी मुस्कान दबाई और फिर दयनीय भाव से कहा, मेरी पत्नी अपनी माँ के लिए सबसे अच्छी है। शायद उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी और आखिरी बार देखने के लिए उठ बैठी। फिर भट्टी की ओर आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, पत्नी आपकी आत्मा को शांति मिले, चिंता मत करो, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द आपसे मिला दूं। लालची डू शियाओमिंग को नजरअंदाज करते हुए वांग मान्यून लड़खड़ाते हुए मेरी ओर आई। भट्टी के अंदर का दृश्य देखकर वह भयभीत हो गई। वह घबराकर भट्टी का बटन दबाते हुए चिल्लाया, ये बुझ क्यों नहीं रही? आग बुझाओ, कर्मचारियों ने पहले कभी किसी को इतना परेशान नहीं देखा था। आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ। कर्मचारी उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे। मैडम, हम समझते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन इंसान मरने के बाद वापस नहीं आता। आप ऐसे करेंगी तो मरने वाले की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वांग मैन्यून का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वह वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दू श्याओमिन हाथ पैरों के बल रेंगती हुई मेरे पास आई और मेरी पैंट पकड़कर चीखने लगी, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी मुझे वापस दे। मैंने गहरी सांस ली और जेब से मौत का सर्टिफिकेट निकालकर उसके सामने कर दिया। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप दुख में हैं, लेकिन रुयन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। अगर यकीन नहीं है तो मैंने उनसे पूछ लीजिए, उसी ने रुयन का इलाज किया था और यही मौत का सर्टिफिकेट भी उसी ने बनाया था। इतना कहकर मैंने मुस्कुराहट दबाते हुए वांग मैनियन की तरफ देखा। है ना मैनियन? वांग मैनियन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अगर वह कहती कि लियो रुयन जिंदा थी, तो फिर मौत का सर्टिफिकेट कैसे बना? और अगर कहती कि वह सच में मर चुकी थी, तो दू श्याओमिन कभी नहीं मानती। लेकिन मेरी बात सुनते ही दू श्याओमिन को जैसे अचानक कुछ समझ आ गया। वह चीख पड़ी, तू तू ही है जिसने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी जिंदा थी, इसीलिए तो मौत का सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। अब मेरी बेटी को जला दिया गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। श्मशान के कर्मचारियों के चेहरे तक सफ़ेद पड़ गए। हे भगवान, ये तो हत्या का मामला है। दू श्याओमिन इतना चिल्लाए कि अगले ही पल उसकी आंखें उलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत मौका पकड़ा, सीधे आगे बढ़ा और वांग मैन्यून के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैन्यून, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा मजाक कोई करता है? मेरी पत्नी मर चुकी है, समझी? तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? वांग मैन्यून थप्पड़ खाकर पूरी तरह सुन्न रह गई। बाकी कर्मचारियों को भी अब यही लगा कि वह सदमे में बकवास कर रही है। सब फिर अपने अपने काम में लग गए। जब लियू रियेन पूरी तरह राख बन चुकी, तब मैं गुस्से का नाटक करते हुए उसकी अस्थियां लेकर श्मशान से बाहर निकल गया। जाते जाते मैं वांग मैन्यून से बोला, तुमने माँ को डराकर बेहोश कर दिया है, अब उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। असल में मैं वहां तमाशा देखने के लिए रुकना चाहता भी नहीं था, क्योंकि मुझे उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम करने थे। घर लौटते ही मैंने लियू रुएन की अस्थियां ड्राइंग रूम में सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दी। फिर तुरंत एक वकील से संपर्क किया और उसकी कंपनी और संपत्ति अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पिछली जिंदगी में मैं दुख में इतना डूब गया था कि जब तक संभला तब तक कंपनी मेरे हाथ से जा चुकी थी, लेकिन इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं करने वाला था। अगर दू श्याओमिन होश में आने से पहले मैंने कदम नहीं उठाए, तो वो ज़रूर मुझसे पहले सब कुछ हथिया लेती। मैंने फ़ोन मिलाया। वकील शेन, रुयेन अचानक चली गई, लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे फैमिली ट्रस्ट और विदेशी खातों के बारे में कुछ बातें की थी।
मैं चाहता हूं कि अगले 48 घंटों के अंदर आप उसके सारे असली लेन देन और छुपी हुई संपत्तियों का पता लगाएं। फोन की दूसरी तरफ वकील चेन जियानझांग कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मिस्टर लिन, जांच के दौरान हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली है। लियू रेन अपनी मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति ट्रांसफर का काम कर रही थी। उसने वांग मैन्यून के डॉक्टर होने का फायदा उठाकर बड़ी मात्रा में अवैध दवाइयों के फॉर्मूले खरीदे और उन्हें कई ऑफशोर कंपनियों के नाम पर छुपा दिया। मैं शांत होकर सुनता रहा। वकील आगे बोला, और सबसे दिलचस्प बात, हमें एक सीक्रेट लॉकर का पता मिला है, एक पुराने गैरेज में। मैं तुरंत वहां पहुंचा। जैसे ही मैंने जंग लगे शटर को ऊपर उठाया, अंदर से सीलन और फफूंदी की बदबू आई। यह वही जगह थी जहां पिछली जिंदगी में मैं कभी नहीं आया था। मैंने अंदर बने एक छुपे हुए खाने को तोड़ा। अंदर न कोई गहना था, न कोई दस्तावेज, बस नोटों के बंडल और कई डिजिटल वॉलेट डिवाइस। मैं कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से हंसा। लियू रुएन, तो तुम्हारा प्लान था कि सारे कर्ज मेरे सिर छोड़कर तुम करोड़ों की बिटकॉइन लेकर विदेश भाग जाओ और अपने ट्रेनी के साथ मजे की जिंदगी जियो? मैंने पैसे गिने। सिर्फ नकद ही 20 लाख युआन से ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उन्हें बैंक में जमा नहीं कराया। इसके बजाय मैंने उन सभी लोन कंपनियों से संपर्क किया जिनसे लियू रुएन ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया था। आखिर सूदखोरों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनसे भागना नहीं, उन्हें अपने पक्ष में करना होता है। मैं उन लोगों से मिला और शांत स्वर में बोला, मैंने कब कहा कि मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा? यहाँ 20 लाख है, इसे मेरी ईमानदारी समझिए। पहले मैं ब्याज का कुछ हिस्सा चुका रहा हूँ, बाकी कर्ज मैं लियू रुएन की कंपनी संभालने के बाद कानूनी तरीके से चुका दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। वे सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने धीरे से कहा, लियू रुएन की माँ दू श्याओमिन और उसका प्रेमी जिबोदा, इन दोनों के पास शायद लियू रुएन का कुछ छुपा हुआ पैसा अभी भी है, लेकिन ये दोनों हर जगह अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने लियू रुएन की हत्या की है। अगर ये लोग सफल हो गए तो मेरी विरासत पर रोक लग जाएगी और तब तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उनमें से एक आदमी ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो मिस्टर लिन का मतलब है हमें उन्हें परेशान नहीं करने देना चाहिए? मैं मुस्कुराया। सिर्फ इतना नहीं, मैं चाहता हूं कि वे लोग भी थोड़ा महसूस करें कि कर्ज के बोझ तले दबना कैसा होता है। अगर उन्हें सबूत चाहिए थे तो मैं उन्हें पहले कर्ज के दलदल में डुबोने वाला था। लियू रुएन की कंपनी का नाम था रुएन ट्रेडिंग। नाम सुनने में बड़ा खूबसूरत था, लेकिन असल में वो सिर्फ पैसों की हेराफेरी करने वाली एक खोखली कंपनी थी। कंपनी संभालने के पहले ही दिन मैं 12 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड लेकर ऑफिस पहुंचा। फाइनेंस मैनेजर वांग छिन, जो वांग मैनियम की कज़न थी, मुझे देखकर घबरा गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मिस्टर लिन, ये ठीक नहीं है। मैडम लियू अभी अभी गुजरी हैं और आप आते ही पुराने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नियमों की बात कर रही हो? मैंने मेज़ पर एक फाइल फेंकी। कंपनी के पैसों से 38 लाख युआन के नकली बिल पास किए गए हैं। मैनेजर वांग, अब बताओ, तुम मुझसे नियमों की बात करोगी या आर्थिक अपराध शाखा से? उसका चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। तुम्हारे कंप्यूटर में लियू रुएन और जी बोदा के बीच जितने भी ईमेल, ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड हैं, सब मेरे सामने रख दो। अगर तुमने सहयोग किया तो मैं इन 38 लाख को तुम्हारा बोनस मानकर भूल जाऊंगा, लेकिन अगर चालाकी की तो सीधा जेल जाओगी और शायद अपनी बहन वांग मैनियन के साथ ही सेल शेयर करना पड़े। 20 मिनट भी नहीं लगे और मेरे सामने वो सबूत थे जिनकी मुझे तलाश थी। उनमें शामिल था लियू रुएन द्वारा विदेशों में पैसे ट्रांसफ़र करने के रिकॉर्ड, जी बोदा के साथ खरीदी गई प्रॉपर्टियों के कॉन्ट्रैक्ट, ऑफशोर अकाउंट्स, नकली मेडिकल कंपनियों के दस्तावेज। ये सब असल में उस नई जिंदगी की तैयारी थी जो लियू रोयेन नकली मौत के बाद शुरू करने वाली थी। लेकिन अब ये सब मेरे लिए उसके खिलाफ सबूत बन चुके थे। मैंने खिड़की के बाहर देखा। आसमान धुंधला था। मेरे बैंक अकाउंट में लगातार बढ़ती रकम दिखाई दे रही थी। लियू रुएन की प्रॉपर्टी, कंपनी के शेयर, क्रिप्टो वॉलेट्स, सब मिलाकर उसकी कुल संपत्ति 5 करोड़ युआन से ऊपर थी। और उसके ऊपर जो भारी कर्ज था, मैंने उसे कानूनी तरीके से पूरी तरह लियू रियन की व्यक्तिगत धोखाधड़ी घोषित करवा दिया। क्योंकि वह मर चुकी थी, उसकी संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाया गया। बाकी जो उधार बचा वह सीधा गारंटर दू श्याओमिन के सिर पर डाल दिया गया। मैं शराब का गिलास हाथ में लेकर सोफे पर बैठा और धीरे से हंसा। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास पैसा है, घर है, कंपनी है। मैं इस जिंदगी को तुमसे भी ज़्यादा शानदार तरीके से जीऊंगा। उस रात मैं इतना पी गया कि सोफे पर ही बेहोश होकर सो गया। अगली सुबह तेज़ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने सिर पकड़ते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर वांग मैन्यून और दू श्याओमिन खड़ी थीं। उनके साथ एक आदमी भी था जो मुझसे कुछ साल बड़ा लगता था। उसे देखते ही मैं पहचान गया, वह जी बोदा था और उसके हाथ में एक 6-7 साल का लड़का था। उस बच्चे का चेहरा लियू रुएन से बेहद मिलता जुलता था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। तो ये है उनका नाजायज़ बेटा
अब मुझे समझ आया कि शादी के बाद लियो रुयन कभी बच्चा क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि वह पहले ही अपने प्रेमी से बच्चा पैदा कर चुकी थी। तीनों के चेहरे पर दुख का नाटक था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और उनके पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। दू श्याओमिन ने पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, अफसर, यही आदमी है। इसी ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। इसे भी उसी भट्टी में डालो ताकि इसे पता चले जलना कैसा होता है। मुझे पहले से अंदाजा था कि यह दिन आएगा, बस इतनी जल्दी आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने थके हुए इंसान जैसा अभिनय करते हुए लंबी सांस ली। माँ, आप ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं? इतना कहकर मैंने मौत का सर्टिफिकेट निकालकर पुलिस के सामने रख दिया। अफसर, ये मेरी पत्नी का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र है। मेरी सास शायद पत्नी की मौत का सदमा सह नहीं पाई, इसलिए उनकी मानसिक हालत थोड़ी खराब हो गई है। पुलिस वालों ने सर्टिफिकेट ध्यान से देखा। सब कुछ बिल्कुल सही था। मैंने फिर भारी आवाज में कहा, मेरी और मेरी पत्नी की शादी को 3 साल हुए थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी सड़ती रहे, इसलिए मैंने तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या इसमें मैंने कुछ गलत किया? दू श्याओमिंग गुस्से से कांपने लगी। बकवास बंद कर। मेरी बेटी तुझ जैसे निकम्मे आदमी से कब की तंग आ चुकी थी। अगर उस समय जी बोधा तलाक नहीं ले पाता तो रुयन कभी गुस्से में तुझसे शादी ही नहीं करती। तूने जानबूझकर जल्दी जल्दी उसे जला दिया ताकि उसकी कंपनी और संपत्ति हड़प सके। मैंने कल ही कंपनी में पूछताछ की है। मैंने ऐसा चेहरा बनाया जैसे ये सुनकर मेरा दिल टूट गया हो। मेरी आंखें लाल हो गईं। माँ, आप मुझे गालियाँ दे सकती हैं, लेकिन मेरे और रुयन के बीच प्यार सच था। अगर हमारे बीच प्यार नहीं होता तो वह अपनी सारी संपत्ति का अकेला वारिस मुझे क्यों बनाती? मैंने पुलिस की तरफ मुड़कर कहा, ये लोग कह रहे हैं कि रुयन जिंदा थी, लेकिन सोचिए, इतने बड़े अस्पताल को क्या ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई इंसान मरा है या जिंदा? मैंने ने खुद मुझसे कहा था कि रुयन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया था। क्या कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है? दू श्याओमिन तुरंत वांग मैनियन की तरफ देखने लगी, लेकिन वांग मैनियन सिर झुकाए खड़ी रही। वह सच बोल भी नहीं सकती थी। अगर वह मान लेती कि मौत का सर्टिफिकेट नकली था तो सबसे बड़ा अपराध उसी के सिर आता। ऐसे में उसके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही था कि झूठ को सच बनाए रखे। माहौल पूरी तरह जाम हो गया। तभी जी बोदा ने दू श्याओमिन की बाह पकड़कर उसे शांत किया। फिर वो आगे बढ़ा और गहरी सांस लेकर बोला, रुयन सच में मरी नहीं थी। मैं उसका असली प्रेमी हूँ। कई साल पहले गलतफहमी की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। गुस्से में उसने आपसे शादी कर ली, लेकिन इस साल मेरा तलाक हो गया। मैं अपने बेटे को लेकर वापस उसके पास आया। तब उसे एहसास हुआ कि वह आज भी मुझसे प्यार करती है। इसलिए उसने नकली मौत का प्लान बनाया ताकि आपसे अलग होकर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि आप सच में उसे जला देंगे। उसने दर्द भरा चेहरा बनाया। लेकिन कृपया रुयन को गलत मत समझिए। वह आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह बहुत दयाल इंसान थी। फिर उसने अपने साथ खड़े बच्चे को आगे किया। अब रुयन इस दुनिया में नहीं है। हम बस चाहते हैं कि इस बच्चे को उसका हक मिले। उसे उसकी माँ की संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने पानी का घूंट लिया, फिर दू श्याओमिन की तरह आवाज़ ऊंची करके बोला, बकवास। माँ, मुझे पता है कि आपका और रुयन का रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। रुयन ने अपनी वसीयत में आपको एक पैसा तक नहीं दिया। इसलिए अब आप लोग पता नहीं कहाँ से एक बच्चा उठा लाए हैं और उसे रुयन का बेटा बताकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। क्या यही सच नहीं है? दू श्याओमिन लगभग गुस्से से फट पड़ी, लेकिन पैसों के लिए उसने खुद को संभाल लिया। झूठ। मेरा और मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा था। ये बच्चा सच में रुयन का ही बेटा है। मैंने तुरंत लियो रुयन की वसीयत निकाल ली। माँ, अगर आपका रिश्ता इतना अच्छा था तो इस वसीयत में आपका नाम तक क्यों नहीं है? मैंने कागज़ पुलिस के सामने खोल दिए। देखिए, सारी संपत्ति सिर्फ मेरे नाम है। दू श्यामिन की आवाज़ गले में अटक गई। उधर जी बोदा भी चुप हो गया, क्योंकि वह खोलकर ये नहीं कह सकता था कि लियो रुयन ने वसीयत सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि मरने के बाद सारे कर्ज मेरे सिर छोड़ सके। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। तो इसलिए 3 साल तक आदर्श पत्नी बनने का नाटक किया था, क्योंकि तुम्हारा पहला प्यार और बेटा वापस आ चुके थे। लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई दर्द नहीं था। मैं एक बार मर चुका था। अब ये सब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर आप कह रहे हैं कि ये बच्चा रियन का है तो कोई कानूनी सबूत दिखाइए, जैसे डीएनए टेस्ट या जन्म प्रमाण पत्र। जी बोदा और दू श्याओमिन दो चुप हो गए। कुछ देर बाद जी बोदा बोला, हमारे पास डीएनए टेस्ट नहीं है और बच्चे का जन्म घर पर हुआ था, इसलिए कोई जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। लेकिन बच्चा रियन का ही है। मैं तुरंत पुलिस वालों की तरफ मुड़ा। अब तो आप समझ गए होंगे अफसर, इन्हें पता है कि मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका है, इसलिए ये लोग एक बच्चे को लेकर आए हैं और उसकी संपत्ति मांग रहे हैं। ऊपर से मुझ पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में खुद ही विरोधाभास है। दू श्याओमिन तुरंत बोली, मैं बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकती हूँ। अगर साबित हो गया कि मैं उसकी नानी हूँ तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो रुयन का बेटा है। लेकिन पुलिस वाले ने सिर हिला दिया। ऐसा नहीं होता। इससे सिर्फ इतना साबित होगा कि आपका बच्चे से कोई खून का रिश्ता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि बच्चा लियो रुयन का ही है। और अगर रिश्ता साबित भी हो जाए तो ये भी
तय नहीं होता कि आपके सिर्फ एक ही संतान थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। असल में मैंने लियो रुयेन को जल्दी जलाने की जो जिद की थी, उसका एक बड़ा कारण यही था। और अब सच में वही बात मेरे काम रही थी। दू शियामिन और जी बोदा ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जी बोदा ने दांत भींचकर कहा, चाहे बच्चा किसी का भी हो, लेकिन रुयेन सच में जिंदा थी और इसी आदमी ने उसे जला दिया। ये हत्यारा है। इसे उसकी संपत्ति विरासत में लेने का कोई हक नहीं। उसकी ये बात गलत नहीं थी, लेकिन पहले उसे ये साबित करना पड़ता कि मैं सच में हत्यारा हूं। मैंने अचानक वांग मैन्यन की तरफ देखा। मैन्यन, तुम बताओ, रुयेन जिंदा थी या मर चुकी थी? मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा अपना परिवार है, अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। श्मशान में जब भट्टी चालू हुई थी तो तुम और माँ दोनों ही उस बटन पर टूट पड़ी थी। अगर रुयेन सच में जिंदा थी तो फिर तुम दोनों भी उसके हत्यारे हुए। मैंने बड़ी चालाकी से उनकी घबराहट को जानबूझकर बटन दबाना बना दिया। दू शियाओमिन तुरंत चीखने वाली थी, बकवास। लेकिन उससे पहले ही वांग मैन्यन ने दांत भींचकर कहा, रुयेन दीदी सच में मर चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जी बोदा ने अचानक अपना मोबाइल निकाल लिया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। मुझे पता था तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। उसने मोबाइल पर एक वीडियो चला दिया। वीडियो में जी बोदा, लियू रुयेन, वांग मैनियन और दू श्यामिन बैठे हुए नकली मौत की योजना बनाए थे। मोबाइल से लियू रुयेन की आवाज़ साफ सुनाई दी, मैं एनेस्थीसिया ले लूंगी, तुम किसी तरह मेरे पति को बेहोश कर देना, फिर उसे बता देना कि मैं मर चुकी हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही कमरे का माहौल जम गया। वीडियो में आगे लियू रुयेन हंसते हुए बोली, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। हालांकि वीडियो अधूरा था। उसमें वो हिस्सा नहीं था जहां वे लोग मुझे कर्ज में डुबोने की बात कर रहे थे। वांग मैन्यून वहीं बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। जी बोदा ने जैसे राहत की सांस ली। देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। असल में लियो रुयेन को इसी आदमी ने मार डाला। इसे जेल जाना चाहिए और उसकी सारी संपत्ति आंटी को मिलनी चाहिए। मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें भर आईं। मैं कांपती आवाज में पुलिस वालों की तरफ मुड़ा। अफसर, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। सब लोग हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने दुख भरी आवाज में कहा, इन तीनों ने मिलकर मेरी पत्नी को नकली मौत का नाटक करने के लिए उकसाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। उस समय मैं इतना टूट चुका था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी पत्नी सच में मरी नहीं है। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे दर्द रोकने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हें पता था कि मैं पत्नी का अंगदान करवाने वाला हूं। इन्हें यह भी पता था कि मैं उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे सच्चाई नहीं बताई। ये लोग चाहते थे कि मैं अपनी ही पत्नी को जला दूं और फिर बाद में आकर सारी संपत्ति छीन लें। मैंने पुलिस वालों की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी की मौत के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत उसका अंतिम संस्कार किया। क्या ये मेरी गलती है? स्पष्ट था, नहीं। इन लोगों ने सोचा था कि सच सामने आते ही मैं टूट जाऊंगा, घबरा जाऊंगा और उनकी बातों में फंस जाऊंगा। लेकिन मैं पहले ही एक बार मर चुका था। जिस पल मेरी आंख खुली थी, उसी पल मैंने तय कर लिया था कि इस जिंदगी में मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। मेरी आवाज़ भर आ गई। जब मैं अंगदान करवाना चाहता था, तब माँ आप भी वहीं थी। अगर सिर्फ तलाक लेना था तो मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कहा? मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। आप लोगों ने रुयन को बहकाया, उसे नकली मौत का नाटक करने के लिए उकसाया और मुझे ऐसा इंसान बना दिया जो अपनी ही पत्नी को श्मशान तक छोड़ाया। मैं दर्द भरी आवाज में चीखा, तुम लोग कितने निर्दयी हो। दू श्योमिन कांपती आवाज में बोली, वो इसलिए क्योंकि रुयन ने कहा था कि तुम्हें पूरी तरह यकीन होना चाहिए। इसीलिए मैं अंगदान रोक रही थी, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुरंत उसका जवाब पकड़ लिया। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? मैंने अपना फ़ोन उठाकर कॉल रिकॉर्ड दिखाया। जब मैं श्मशान जा रहा था तब तुम लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे। मतलब तुम्हें पता था कि मैं रुयन का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था तो तुम लोगों ने मैसेज क्यों नहीं किया? एक मैसेज लिखना इतना मुश्किल था क्या? और जब तुम लोग श्मशान पहुंचे तब भी रियन अभी जली नहीं थी। उस वक्त तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? उल्टा तुम दोनों ने खुद उस बटन पर छलांग लगा दी। दू श्याओमिन और वांग मैन्यून दोनों चुप रह गई, लेकिन मैं सच जानता था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे समय रहते पहुंच जाएंगी। उन्हें लगा था कि बस किसी तरह मुझे कुछ मिनटों के लिए दूर कर दे और फिर नकली मौत की योजना सफल हो जाएगी। आखिर दौलत पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। पूरा मामला इतना उलझ चुका था कि कोई साफ नतीजा निकल ही नहीं रहा था। हर कोई अपनी बात को सही साबित कर रहा था। आखिर पुलिस ने हम सबको पूछताछ के लिए थाने जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस को एक बात साफ समझ आ गई। मैं सच में एक बेहद सीधा सादा पति था। मुझे लियू रुयन के अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कभी उसकी बिजनेस ट्रिप्स या पार्टियों पर शक नहीं करता था। मैंने कभी उसका फोन तक चेक नहीं किया। पुलिस ने मेरे पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की। घर के सीसीटीवी फुटेज तक देखे गए। हर जगह सिर्फ एक ही बात सामने आई, हम दोनों एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहते थे। हमारे बीच कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था और पुलिस को ये तो पता चल ही नहीं सकता था कि मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ। उपलब्ध सबूतों के हिसाब से मेरे जैसा आदमी अचानक अपनी पत्नी को मार क्यों डालेगा? इसके उलट दू श्याओमिन, वांग मैन्यून
और जी बोदा की बातों में ढेरों विरोधाभास थे। खासतौर पर वांग मैनिन और दू शियाओमिन की हरकतें सबसे ज्यादा संदिग्ध थीं। उन्होंने अपनी आंखों से लियू रुयेन को भट्टी में जाते देखा, फिर भी सच नहीं बताया, उल्टा खुद बटन दबा दिया। हालांकि वे कहते रहे कि ये गलती से हुआ था, लेकिन कौन उस बात पर विश्वास करता। ऊपर से शुरुआत से ही नकली मौत वाला प्लान इतना अजीब और खतरनाक था कि पुलिस का शक पूरी तरह उन्हीं पर चला गया। आखिरकार जांच का नतीजा ये निकला, मैं सिर्फ एक बेगुनाह पति था जिसने अपनी पत्नी खो दी थी, जबकि दू श्याओमिन, वांग मैन्युन और जी बोदा हत्या की साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिए गए। जमानत पर बाहर आने के बाद भी दू श्याओमिन और जी बोदा शांत नहीं बैठे। वे आए दिन लोगों को लेकर मेरे घर पहुंचाते, कभी गालियां, कभी हंगामा, कभी धमकी। पहले मैंने सोसाइटी मैनेजमेंट को बुलाया, फिर पुलिस को, लेकिन वे दोनों जोंक की तरह चिपके रहे। आखिरकार मैं भी तंग आ गया। मैंने सीधे लियो रुयन की विरासत से पैसे निकालकर 100 बॉडीगार्ड रख लिए और उन्हें सिर्फ एक आदेश दिया, ज़रूरत पड़े तो मुआवजा मैं दूंगा, लेकिन इन्हें दोबारा मेरे घर के आसपास मत दिखने देना। कुछ ही दिनों में नतीजा साफ दिखने लगा। दू श्याओमिन और जी बोदा खुद तो बच जाते, लेकिन जो लोग उनके बहकावे में आकर मेरे घर हंगामा करने आते, वे बुरी तरह पिटकर अस्पताल पहुंच जाते। पूरा एक महीना अस्पताल का आईसीयू उन्हीं लोगों से भरा रहा। उसके बाद चाहे दू श्याओमिन और जी बोदा कितनी भी कोशिश करते, कोई उनके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। अब दोनों सिर्फ दो खड़े होकर मुझे घूर सकते थे, और मैं उनके सामने अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहा था। महंगी शराब, स्पोर्ट्स कारी, खूबसूरत औरतें, पिछली जिंदगी में जो कुछ नहीं कर पाया था इस बार सब कर रहा था। उन्हें गुस्से से जलते देखना मुझे और भी खुशी देता था। 3 महीने बाद आखिर फैसला सुनाया गया। दू श्याओमिन, वांग मैन्यून और जी बोदा, तीनों को हत्या की साजिश का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस दिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कराई, दू श्याओमिन सीधे बालकनी पर चढ़ गई। वह नीचे कूदने की धमकी देते हुए चीखने लगी, इस आदमी ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। ये इंसान नहीं दरिंदा है, मरने के बाद इसे नरक मिलेगा। और ये पुलिस वाले भी भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए। नीचे तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। दू श्याओमिन को लगा कि अब लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। वह और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अगर बेटी सच में न थी तो फिर सबसे पहले सच क्यों नहीं बताया। दू श्याओमिन का चेहरा एक पल में बदल गया। वह गुस्से में उछली, लेकिन उसका पैर फिसल गया। अगले ही सेकंड धड़ाम वह सीधी नीचे गिरी और वहीं मर गई। वांग मैन्यून की हालत भी अच्छी नहीं रही। जैसे ही मामला पूरी तरह फैल गया, उसके पति ने तुरंत उससे तलाक ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह बच्चे को भी अपने साथ ले गया और साफ कह दिया कि आगे से बच्चा वांग मैन्यून को अपनी मां नहीं मानेगा। पुलिस के उसे गिरफ्तार करने से पहले वांग मैन्यून कई बार मेरे पास आई। वह रोती हुई मुझसे विनती करती रही, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, कृपया पुलिस को एक माफीनामा दे दीजिए। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो शायद मेरी सजा कम हो जाएगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती, लेकिन जब पिछले जन्म में मेरा घर बर्बाद हुआ था तब किसने मुझ पर तरस खाया था। इंसान अपने किए पापों की सजा खुद ही भुगतता है। आखिरी बार जब वो मेरे सामने आई तो उसने अपने कपड़ों को उतार लगी। मैं बस ठंडी हंसी हंसा और अपने बॉडीगार्ड्स को उसे बाहर फेंक देने का आदेश दे दिया। बाद में मैंने सुना कि वांग मैन्यून ने जेल में कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बचा ली गई। जहां तक जी बोदा की बात थी, वो तो और भी मजाकिया निकला। वह अचानक मेरे सामने रिश्तेदारी और भावनाओं की बातें करने लगा। वह बोला, तुम लियू रेन से इतना प्यार करते थे तो क्या सच में उसके बच्चे को अनाथ होते देख सकते हो। ये बच्चा बचपन से ही बहुत होशियार है, बड़ा होकर तुम्हारी कंपनी संभालने में भी मदद करेगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं ज़्यादा लालची नहीं हूँ। बस बच्चे के असली पिता होने के नाते तुम मुझे कुछ मिलियन दे देना ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए। मैं वादा करती हूँ कि आगे कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई नहीं दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उससे कहा, अनाथालय से मैं पहले ही संपर्क कर चुका हूँ, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। और तुम, रुयेन नीचे बहुत अकेली है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मेरी बात सुनते ही जी बोदा गुस्से से पागल हो गया और जोर जोर से गालियां देने लगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। उस दिन मैंने अपने अतीत से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने अपने 100 बॉडीगार्ड्स को नौकरी से हटा दिया और उन्हें अच्छी खासी रकम देकर विदा किया। लेकिन उनमें से एक महिला बॉडीगार्ड अलग थी। वह न सिर्फ अपने काम में बेहद ईमानदार थी, बल्कि उसका स्वभाव भी मुझे बहुत पसंद था। वह खूबसूरत थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने उसमें वफादारी देखी। इसलिए मैंने पुराना घर बेच दिया और लियू रुयेन की छोड़ी हुई विरासत से एक बड़ा और बेहतर घर खरीद लिया। फिर मैं उसी महिला बॉडीगार्ड के साथ वहाँ रहने चला गया। जहाँ तक लियू रुयेन की राह का सवाल है, मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऊपर भगवान सब देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वह आसमान से देखे कि मैं अब कितना खुश हूँ। सर, अब आगे क्या करेंगे। तेज नज़रों और खूबसूरत फिगर वाली वह महिला बॉडीगार्ड इस वक्त थोड़ी शर्माई हुई लग रही थी। वह मेरे पीछे खड़ी अपने हाथ मसल रही थी। मैं मुस्कुराया और कहा, अब तो बस देश की नीति का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही बार में 3 बच्चे हों।